नमस्कार। भारत में अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे बुरी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ठीक रहा, जाहिर बात है ईरान के युद्ध पे फूटेगा, लेकिन हालात अभी से नहीं बिगड़े हैं। ये पहले का बोया हुआ है जो काटते काटते इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हमको अपने सर पे ढोना पड़ेगा इस देश के नागरिकों को। सरकार तो सिर्फ सरकार होती है, झेलते नागरिक हैं, जिम्मेदारी उनकी होती है। 5 साल में एक बार उनको सरकार बनानी पड़ती है और बनाने के तरीके बहुत सारे हो गए हैं। वोट लेना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे सरल तरीके से समझेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का हाल ख़राब हो गया है और बड़े बड़े झटके लगते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धक्का हमको लग रहा है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। बातचीत करते हैं। भारत के बाजार से एफआईआई और एफपीआई पैसे निकाल के ले जा रहे हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो विदेशी म्यूचुअल फंड वाले हैं और जो विदेशी बड़ी बड़ी पैसे लगाने वाली हिंदुस्तान में कंपनियां हैं, यानी जो भारत के शेयर खरीदती हैं, वो दुनिया भर में खरीदती हैं, भारत के भी खरीदती हैं, वो यहाँ से पैसे निकाल के ले जा रहे हैं। पैसे निकाल के ले जाने का रिकॉर्ड टूटा है। जो मार्च कंप्लीट हुआ है परसों, उसमें 1,14,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा भारत से निकल चुका है, यानी 12.3 अरब डॉलर। ये रिकॉर्ड है ऑल टाइम हाई। आज तक एक महीने में भारत के इतिहास में एक साथ इतना इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। हमारे यहाँ से पैसा निकाल के वापस नहीं ले गए लोग। बाहर के लोग पैसा लगाते हैं तो वो पैसा मार्केट में नहीं लगता है, पैसा बाज़ार में लगता है, कारोबार में लगता है और वो पैसा बिजनेस में काम आता है। तो हमारे बिजनेस में जो लोग पैसा लगाते थे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पैसे बिजनेस से बाहर निकालने का, सरल तरीके से समझ लीजिए। और इसमें पुराना जो रिकॉर्ड था हमारा, वो भी इसी सरकार में बना था अक्टूबर में। तब 94,000 करोड़ रुपए निकले थे अक्टूबर 24 में। अब तो उससे भी 20-25% ज़्यादा निकल गया है। अब तक कुल मिला के जनवरी से 1,27,000 करोड़ रुपए निकल चुका है और हर रोज़ बिकवाली हो रही है। मार्च में हर ट्रेडिंग दिन पे जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने शेयर बेचे और पैसे निकाले। इसके कारण हमारा जो एनएससी वगैरह वगैरह सब कुछ डूब गया है। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये एनएसडीएल के आंकड़े हैं और ब्लूमबर्ग के आंकड़े हैं। अब इसके गिरने से हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? गिर गया भाई मार्केट, हम तो शेयर खरीदते ही नहीं जी, हमारा शेयर नहीं खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। देखो जी, जब कोई आदमी भारत से पैसे बाहर ले जाता है तो वो हमारे रुपए निकालेगा मार्केट से, फिर रुपए से अपने घर ले जाने के लिए डॉलर खरीदेगा और फिर उस डॉलर को जहां उसको इन्वेस्ट करना होगा दुनिया में वहां करेगा। रुपये से तो कुछ आना नहीं उसको, बाहर उसका चलेगा डॉलर। तो जब वो यहाँ से पैसे ले जाएगा एक बार में निकाल के इतने, तो क्या होगा? जाहिर बात है डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर का दाम बढ़ जाएगा। तो आपको याद कीजिए, युद्ध शुरू होते के समय मैंने कहा था कि युद्ध ख़त्म होते होते कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर 100 रुपये पे चला जाए। तो अभी जो 95 रुपये के ऊपर वगैरह वगैरह जो डॉलर जा रहा है उसके जाने की वजह यही है। शेयर बाज़ार में निफ्टी 25,900 तक गिर गया है और गोल्डमैन सैक्स का नया टारगेट है और कुछ ब्रोकरेज फर्म भी कह रहे हैं 25,000 से नीचे जाएगा निफ्टी। यानी सप्लाई बढ़ गई है। जब एफआईआई बेचेंगे शेयर तो मार्केट में ज़्यादा शेयर आ गए और ख़रीदने वाले कम हैं तो दाम कम हो जाता है, और दाम कम हो जाता है तो उससे आगे अभी 5% की गिरावट और भी है। अभी तक की चीज़ें सब समझ रहे हैं आप। अब क्या है कि इससे कंपनियों की जो कमाई है उस पर असर पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ऐसे पड़ रहा है कि एक तो तेल के कारण पड़ रहा है। तेल महंगा होगा तो कच्चा माल महंगा होगा। कच्चा माल महंगा अगर खरीदोगे, मतलब आप मान लीजिए कचौड़ी बना रहे हो, दाल और मैदा ला रहे हो, महंगा।
तो आपका मुनाफा कम हो जाएगा। तो ये मुनाफा 9% तक कम हो सकता है। और जैसे ही 9% मुनाफा कम होता है, ये एफआईआई देखते हैं यार ये तो कंपनियों के मुनाफे कम हो गए, तो इस देश में निवेश करने का क्या फ़ायदा। और जब ये चीज़ें होती हैं कि बाहर से आने वाली चीज़ें महंगी हो रही हैं क्योंकि डॉलर महंगा है, साइकिल देखिए, डॉलर महंगा है इसलिए बाहर से चीज़ें महंगी आ रही हैं, बाहर से चीज़ें महंगी आ रही हैं तो कंपनी को लागत बढ़ रही है, जब लागत बढ़ रही है तो माल पड़ रहा है महंगा, और जब माल महंगा पड़ रहा है तो कंपनी का घाटा होना शुरू हो जा रहा है। और अगर वो दाम बढ़ा दे रही है तो मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है तो और घाटा होता है। जब घाटा होता है तो विदेशी निवेशक कहते हैं इस कंपनी के शेयर में पैसा लगा के फ़ायदा नहीं, पैसा निकालो। फिर वो वापस जाता है, तो जहाँ से बात शुरू हुई थी डॉलर की महंगाई से, इसके जाने से डॉलर और महंगा हो जाता है। यानी कुल मिला के एक पूरी सिचुएशन 360 डिग्री ऐसी बन रही है जो देश की इकोनॉमी को कमज़ोर करती है। डॉलर महंगा हो जाएगा, फिर और इम्पोर्ट करोगे और महंगा, तो एक साइकिल चलता जाता है। तो जब रुपया कमज़ोर होगा तो सब कुछ मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हम तो धीरे धीरे करके दुनिया भर के देशों में दोस्ती करनी है, कहीं जप्पी पानी है, कहीं कुछ करना है, कुछ करना है, हमने सबसे माल खरीदा, हमने इतिहास के सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे, नंबर 1 खरीदार बन गए हथियारों के। क्यों? जिससे जिस देश से हथियार लोगे वो खुश होगा, एक झप्पी ज़्यादा पाएगा, एक मेडल ज़्यादा देगा, और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। नतीजा क्या हुआ है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी अब इस हालात को देखते हुए करीब 6% के आसपास गिर सकती है, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा ना हो 2-3% चली जाए। यानी कुल मिला के महंगाई और ब्याज दर बढ़ने से इकोनॉमी धीमी होती है। कैसे? अब जीडीपी, अगेन जीडीपी क्या, मेरे मोहल्ले की जीडीपी ये है कि मेरे मोहल्ले में जितने सारे लोग, या मोहल्ला तो एक बाज़ार नहीं है लेकिन एक फैक्ट्री की इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी जीडीपी ये है कि सारे लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं सारा इंडस्ट्रियल एरिया मिला के, वो उसकी जीडीपी हो गई। पूरा भारत जितना कर रहा है वो भारत की जीडीपी हो गई। जब मैंने आपको बताया कि घाटा होगा, माल महंगा पड़ेगा, जब महंगा पड़ेगा तो कम बनेगा ना, लोग कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो फिर माल और कम बनेगा, तो जो जीडीपी गिर जाती है तो उस वजह से भारत का उत्पादन कम हो जाना, जीडीपी कम होने का मतलब सरल भाषा में ये है। और जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने का मतलब ये है कि हर साल भैया हम पहले इतना बनाते थे, अब 6% ज़्यादा माल बना रहे हैं, अब वो काम धीरे धीरे होता चला जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जीडीपी की जो ग्रोथ की रेट है वो 2% के आसपास ही बढ़ेगी। कहाँ हम 8 और 10% जाने की सोच रहे थे। ऐसी हालत में अब आप सोचिए वो जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कितना टाइम लगेगा, वो लक्ष्य बहुत दूर चला गया, क्योंकि जिन जीडीपी के आंकड़ों से आप बनाने की बात करें तो उल्टे चले गए। तो क्या हो रहा है कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केट को बोलेगी पैसे कम मिल रहे हैं हमारे पास। क्यों? तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम खर्चोगे, खर्चोगे तो महंगाई बढ़ेगी, ज़्यादा माल बिकेगा। अब आप सोचिए, एक तब इंडस्ट्री पिस रही है, इंडस्ट्री की लागत बढ़ गई है, दूसरी तरफ आरबीआई कह रहा है कि भैया महंगाई बहुत हो रही है तो उसको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना है, हमको ब्याज कम कर देना है, तो दो रीमान। तो कुल मिला के एक बड़ा नुकसान। अच्छा, दूसरा, जब डॉलर महंगा तो आप विदेशों से सामान मंगा रहे हो, सामान मंगा रहे हो तो वही सामान ज़्यादा पैसे का आ रहा है। यानी पहले डॉलर 80 रुपये का था, 95 रुपये का हो गया, तो हर चीज़ 15 रुपये महंगी हो गई जो विदेश से आने वाली थी। यही हुआ ना। तो जब विदेश से आने वाली चीज़ 15 रुपये महंगी होगी तो क्या हुआ, हमारा आयात 15 रुपये बढ़ गया। इस देश का जो पूरा आयात था वो बढ़ गया, हर चीज़ तो डॉलर से आती है, वो 15 रुपये बढ़ गया। और निर्यात हमारा जो है वो 15 रुपये सस्ता हो गया। यानी कोई आदमी डॉलर में कुछ सामान खरीदेगा तो अब 15 रुपये का सामान उसको ज़्यादा मिलेगा जो बाहर वाला खरीदेगा। ऐसी हालत में हमारी इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, और इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। यानी जो व्यापार संतुलन होता है ना, व्यापार घाटा, कि हम ज़्यादा बेचते कम खरीदते हैं, ये सब चीज़ें एक बड़ा शॉक है। अब इससे क्या होगा सोचिए। इसमें पूरी कहानी में आपको ये तो समझ में आ गया, वो सारा असर पड़ रहा है फैक्ट्री पे। फैक्ट्री पे हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब फैक्ट्री में लागत बढ़ जाएगी माल की, ग्राहक बढ़ेंगे नहीं, तो कंपनी घाटे में जा रही। क्योंकि फैक्ट्री वाले ने क्या किया हुआ है, एक फैक्ट्री खोली हुई है, उसके लिए ज़मीन ली हुई है, ज़मीन के लिए लोन लिया हुआ है जो उसको पैसा दे नहीं दे रहा है बैंक को, है ना। इसी तरह से फैक्ट्री वाले ने अपने यहाँ पे मशीनरी लगाई हुई है, कंपनी ने तो लोन लिया हुआ है, लोन लेके उसने क्या किया हुआ है, लोन लेके फैक्ट्री लगाई, मशीन लगाई हुई है। अब वो क्या करेगा, मशीन तो वापस कर नहीं देगा, वो तो उसको किस्त देनी है, फैक्ट्री की बाकी चीज़ों की किस्त भी देनी है, उसने कच्चे माल के लिए लोन लिया हुआ है,
उसका पैसा भी चुकाना है। कोई व्यापारी अपनी जेब से तो पैसे लगाता नहीं है, तो खर्चा कौन सा कम करेगा? बिल्डिंग छोटी कर नहीं देगा, अगर कुछ करेगा तो फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, रास्ता ये बचता है कि वो अपने तो कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाल दे। बाहर निकालेगा तो हमारी और आपकी ज़िंदगी पे उसका असर पड़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे, और लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे तो फिर खरीदारी नहीं होगी। कुल मिला के इकोनॉमी का साइकिल चलता है, और जैसे जैसे चीज़ें कम बनती जाती हैं इस तरह से डॉलर के दाम का असर पड़ता है। प्रधानमंत्री की इज्जत गिरने की जो बात थी वो तो डायलॉगबाजी थी, लेकिन असल किसी की कोई इज्जत नहीं करती है इन बेशर्मों की, नेताओं की, किसी की सरकार हो। हमारी हैसियत गिरती है। आज हमारी जो हैसियत 1 लाख रुपए में जितनी चीज़ें खरीद सकते थे, आज हम वो चीज़ें 2 लाख रुपए में खरीद पा रहे हैं, तो हमारी हैसियत गिरी ना। हमारी कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, हमारी हैसियत गिर रही है उस अनुपात में। देखने को हमको लगता है महंगाई क्या हो गई? महंगाई से कुछ नहीं होता। महंगाई से सिर्फ ये होता है कि जो हमारे बैंक में पैसे रखे थे वो पैसे कम हो गए, क्योंकि उस पैसे से अगर महंगाई नहीं होती तो हम ज़्यादा सामान खरीदते। वो तो हमारी कमाई के पैसे हैं ना। इसी तरह से हमारे उतने ही पैसों में अब हमको कम सामान मिल रहा है। घर खरीदने जाएंगे, पहले मिल जाता था 25 लाख में, अब मिलेगा 1 करोड़ रुपए में। तो हमारा क्लास गिरता जा रहा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता जा रहा है, हमारा रहन सहन पे असर पड़ रहा है। ये दाम, महंगाई नहीं बढ़ती है बल्कि इंसान गिरता है। तो ये जो डॉलर दिखता है आपको 1.15, ये 20, तो इस वजह से जो FII पैसे निकाल के ले जा रहे हैं, 2004 में ले जा रहे थे, इसलिए ले जा रहे हैं। एक और कारण है, केवल ये ईरान के कारण ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है ईरान के कारण हुआ है तो ये हम भोले हैं और हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। देखिए, इस सरकार ने बहुत खेला मार्केट के साथ, शेयर मार्केट के साथ। कैसे खेला? बहुत सारे मामले आए, हमने देखा हिंडनबर्ग का मामला भी आया, दूसरे मामले भी आए, जिसमें लोग शेयर मार्केट में हवा भर के शेयर मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, और उस पैसे से वो लोन लेके और कुछ तरह से पैसा खड़ा कर रहे थे, उससे फिर बिजनेस और बढ़ा रहे थे। सरकार ने बैंकों को खोखला किया। खोखला ऐसे किया कि जो बैंकों से लोग लोन लेते हैं और बैंकों में जो पैसे जमा करते हैं, उस पैसे के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। वो अंतर कम होता गया, क्योंकि अब लोग बैंकों में पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार ने कहा SIP करो, शेयर में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड। तो हम सब लोगों को हाँक दिया गया कि जो हमारा पैसा हम बैंक में रखते थे उस पैसे को निकाल के हम शेयर बाजार में लगाएं। अब जो SIP कर रहा है आदमी, वो क्या कर रहा है? महीने में उसको शेयर खरीदना ही खरीदना है। अब उसको महीने में शेयर खरीदना ही खरीदना है या फंड खरीदना ही खरीदना है, तो क्या होगा? जब बहुत सारे लोग खरीदने लगेंगे, पूरे देश का पैसा लग जाएगा, तो क्या होगा? कंपनियों के शेयर ज़्यादा बिकेंगे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे शेयर मार्केट में कंपनियों का वैल्यूएशन बढ़ता चला गया। अब ये जो FII हैं, ये कहते हैं भाई कि आपके जो कंपनी है उसकी 50 साल बाद भी उतनी हैसियत नहीं हो पाएगी जो आज आपने उसकी कीमत कर दी है खरीद के। वैल्यूएशन बढ़ती है तो दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन जाता है हमारे देश का, कोई उद्योगपति, कोई कुछ बन जाता है, क्योंकि वो शेयर मार्केट में जनता ने शेयर का दाम बढ़ाया और बाकी सारे शेयर जो उसके पास रखे उनका दाम भी बढ़ गया, और सब बढ़ने से वो आदमी की दाम वेल्थ बढ़ गई, उसको और लोन मिल रहा है, उस लोन को लेके वो और खेल रहा है। यानी जिस बैंक के पैसे को हमने इसको लगाया, उस पैसे से उसने अपना कारोबार बढ़ाया, और वो हमारे कारोबार से जो कीमत बढ़ गई, खोखली कीमत, उस कीमत से उसने बैंक से जो हमारा पैसा और थोड़ा बहुत जमा था वो ही निकाल लिया। आप सिचुएशन को समझिए। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर इस तरह बनती चली जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि शेयर का दाम बढ़ाने के लिए सारे शेयर, भाई एक 25% फ्लोट का कैप, मतलब 100 रुपये का अगर आपकी कंपनी के शेयर हैं तो उसमें से 25 रुपये के शेयर आप शेयर मार्केट में कम से कम आपको रखने पड़ेंगे। अब 25 रुपये के शेयर का दाम अगर किसी वजह से, अफवाह से, खबर से, गोदी मीडिया से, किसी भी वजह से ठेका मिलने वाला है, ये होने वाला है, उस 25% शेयर का दाम बढ़ गया तो 100% का वैसे ही बढ़ गया। और अडानी पे तो आरोप पड़े थे कि लगे थे कि उस 25% में से 10% जनता के पास है और 15% भी उसने इधर उधर से घुमा के रखा हुआ है। तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही वो 10% शेयर का दाम बढ़ाता है, बाकी 90% का दाम भी बढ़ जाता है,
और उसी से साथ कंपनी की कीमत बढ़ जाती है। कंपनी की कीमत बढ़ जाती है तो एसबीआई से लोन ले लेती है। फिर सरकार ने क्या किया कि एसआईपी से जनता का पैसा तो लगवाया ही, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा करते थे उस पैसे को भी शेयर मार्केट में लगवा दिया। आपकी बचत का सारा पैसा जहां मिला कांच कांच के सब उधर कर दिया। यहाँ तक कि एलआईसी हमारी शेयर बाजार में पैसे लगा रही थी। तो कुल मिला के जब सब तरफ से उन शेयर बाजार के अंदर हवा भरी गई, सट्टेबाजी से दाम बढ़ाया गया। एक कंपनी की वैल्यूएशन होती है, भाई आज मेरी कंपनी है, मैंने खरीदी 10 लाख रुपए का काम शुरू किया, तो मुझे 50 साल बाद जाके मैं जिस लेवल पे पहुंचूंगा वो दाम आज ही हो जाए। अभी ना मैंने मुनाफा कमाया ना मैंने तरक्की की है, सिर्फ इसलिए कि शेयर बाजार में शेयर का दाम बढ़ गया। ये कहलाता है ओवर वैल्यूएशन। तो जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने भारत की इस हरकत को भांप लिया और उनको लगा कि भारत में कंपनियों का ओवर वैल्यूएशन होकर रखा हुआ है। तो आप समस्या समझिए कि एक तो वो पैसा इसलिए निकाल के ले जा रहा है क्योंकि भारत में रुपया सस्ता है, और वो रुपए के सस्ते रुपए में जब अपना शेयर बेचेगा और लेके जाएगा तो डॉलर खरीद के लेके जाएगा, तो उसको उतने ही शेयर के कम डॉलर मिलेंगे। तो जब कम डॉलर मिलेंगे तो घाटा नहीं उठाना चाहता और देख रहा है डॉलर महंगा हो रहा है तो निकाल निकाल के भाग रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण हमारी अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हो गई है। और किस तरह से अगर हमारे यहाँ से सारा पैसा बाहर जाने लग जाएगा। अच्छा, हमारे अपने उद्योगपति भी जो है वो पैसा बाहर ही लगा रहे हैं, क्योंकि लाला किसी का नहीं होता, उसको तो भाई जहाँ 4 पैसे का फायदा मिलेगा वहाँ जाना शुरू कर देता है। इस वजह से हमारे देश के उद्योगपति भी बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहलाता है रिवर्स एफडीआई। हमारे अडानी साहब अब तो अंबानी साहब अमेरिका में हथियार उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम में सेटिंग कर ली उन्होंने ट्रंप से, तो ये भी कुछ नहीं कह सकते। देश में तेल की हाहाकार है भाई। 20% तेल अगर हमारे देश में घरेलू आ जाए, हम इंपोर्ट ना करें, तो डॉलर की स्थिति क्या हो जाएगी आप सोचिए। अंबानी साहब अपना तेल बाहर बेच रहे हैं पेट्रोल डीजल बना के। खैर, सीधी सी बात यह है कि जो सीन आप देख रहे हैं इकोनॉमी का, वो सीन बेहद चिंताजनक है और आने वाले समय में इससे छुटकारे के कोई आसार नहीं दिखते हैं, क्योंकि विदेशी जो एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि 1-2 महीने और अगर ये चल गया तो मंदी आए ना आए, लेकिन मंदी जैसी हालत जरूर हो जाएगी हमारी। नमस्कार, जय हिंद। चैनल की वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन करें, वीडियो के अंत में आपको मिलेगा।